तो चलिए चलते हैं चंद्रनगर राज्य में। यहाँ एक पिता की मौत के बाद उनके 3 बेटे विरासत बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये कोई आम बंटवारा नहीं है। ये कहानी है लालच की, अन्याय की और फिर किस्मत के एक ऐसे खेल की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। देखते हैं कि कैसे एक जायदाद का बंटवारा 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और शुरू होते ही तनाव की आहट भी साफ सुनाई देने लगती है। सबसे बड़ा भाई है भीमा, जो कहता है कि बंटवारा वही करेगा, और मंझला भाई लल्लन फौरन उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। बस इसी एक पल में एक बहुत बड़े अन्याय की नींव रखी जा रही थी। और यहीं पर देखिए ताकत का पलड़ा कितना एक तरफा है। भीमा अपना हक जताता है, मैं बड़ा हूं तो मैं ही बंटवारा करूंगा। और सबसे छोटा भोला, वो तो अपने भाइयों को पिता की तरह मानता था। उसने बस इतना कहा, आप बड़े हैं, जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही भोलापन उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। और बंटवारा हुआ भी तो कैसा। बड़े भाइयों ने सब कुछ काम का अपने पास रख लिया। लहलहाते खेत, फलों से लदी हुई डालियां, घर के 4 कमरे, सब उनके। और भोले के हिस्से में क्या आया? सिर्फ नाम के हिस्से, खेतों के बीच की मेड़, पेड़ की जड़ और घर की छत। मतलब ऐसी चीजें जिनका अपने आप में कोई इस्तेमाल ही नहीं था। लेकिन अन्याय का सिलसिला यहीं नहीं थमा। पैसों के बंटवारे ने तो मानो भोला की बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी। जितने भी नए और चलने वाले सिक्के थे वो भीमा और लल्लन ने ले लिए, और भोला को दिए सिर्फ 4 पुराने खोटे सिक्के जो अब किसी काम के नहीं थे। एक ही झटके में उसे पाई पाई का मोहताज बना दिया गया। क्रूरता की हद तो तब हो गई जब दोनों भाइयों ने भोला और उसकी पत्नी पद्मा को पुश्तैनी घर से ही बाहर निकाल दिया। उनका कहना था कि तुम्हारे हिस्से में छत आई है, घर के कमरे नहीं। तो बस दोनों को बिना किसी सहारे के एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया। तो इस बंटवारे का अंजाम क्या हुआ? भोला और पद्मा गांव के तालाब के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उनका आने वाला कल बहुत ही धुंधला और मुश्किलों से भरा हुआ था। और यही कहानी में आती है पद्मा। वो भोला की तरह चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो बहुत ही समझदार और सीधी बात करने वाली थी। उसने आते ही भोला को आईना दिखाया। ये क्या कर बैठे तुम? इतना मान सम्मान दिया उन्हें, और देखो नतीजा क्या निकला। पद्मा जानती थी कि दुनिया सिर्फ सम्मान से नहीं चलती। अब भोला बेचारा अपनी उस बची खुची विरासत में कोई तो उम्मीद ढूंढने की कोशिश करता है। वो उन 4 पुराने सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचता है कि शायद इनका कुछ मोल मिल जाए। लेकिन उसे एक और झटका लगता है। मुखिया साफ साफ बता देता है कि ये सिक्के तो अब चलन से बाहर है, एकदम बेकार। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, एक उम्मीद की किरण नजर आती है। गांव का मुखिया, जो कि एक दयालु इंसान था, उससे भोला का दुख देखा नहीं गया। उसने भोला और पद्मा को अपने खेतों में काम करने का न्योता दिया, वो भी बाकी मजदूरों से ज्यादा दिहाड़ी पर। ये उनके लिए गुजारा करने का एक जरिया था। लेकिन जहां भोला को इसमें एक रास्ता दिख रहा था, वहीं पद्मा की निराशा और भी बढ़ गई। उसके लिए ये कोई समाधान नहीं था, बल्कि ये तो और भी ज्यादा अपमान की बात थी। कल तक जो अपनी जमीन के मालिक थे, आज उन्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। ये उसकी नज़र में अपनी इज्जत खोने जैसा था। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब तक की निराशा अब बदले की आग में बदलने वाली थी, और इस आग को हवा दी पद्मा ने। अब कमान भोला के हाथ से निकलकर पद्मा के हाथ में आ चुकी थी। एक रात उसने भोला से कहा, फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। आज हम वो काम करेंगे जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसके इरादे एकदम साफ और मजबूत थे। पद्मा का प्लान बहुत ही चालाकी भरा था। वो उन्हीं बेकार चीजों को हथियार बनाने वाली थी जो उन्हें विरासत में मिली थी। उसके प्लान के 2 हिस्से थे। पहला, खेत की मेड़ को तबाह करना, और दूसरा, आम के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना। और उन्होंने अपना पहला कदम उठाया। रात के अंधेरे में उन्होंने उस मेड़ को तोड़ दिया। कानून के हिसाब से मेड़ उनकी थी, तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। नतीजा, भाइयों के खेतों का सारा पानी बह गया और उनकी सोने जैसी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। असर तो फौरन हुआ और बहुत जबरदस्त हुआ। सुबह जब भाइयों ने अपने बर्बाद खेत देखे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो उस फसल से सोने के गहने खरीदने के सपने देख रहे थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये किसका काम है। उनका अपना लालच ही अब उन्हें डुबा रहा था। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प और तनाव भरे मोड़ पर आ पहुंची थी। एक तरफ भोला और पद्मा का बदला था और दूसरी तरफ भाइयों का गुस्सा। ये था तकदीर का असली खेल। फसल बर्बाद होने के बाद भी भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी आम का पेड़ है, हम उसके फल बेचकर गुजारा कर लेंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही आखिरी उम्मीद भी अब खतरे में थी। उसी रात पद्मा और भोला उस आम के पेड़ के पास पहुंचे और यहीं पर पद्मा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने भोला को याद दिलाया, बंटवारे में पेड़ की जड़ हमें मिली थी, तो अगर जड़ हमारी है तो हमारी मर्जी, हम उसे रखें या काट दें, और बिना जड़ के पेड़ कैसा। और फिर कुल्हाड़ी के कुछ वारों के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। वो विशाल पेड़ जमीन पर था। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं गिरा था, ये उन भाइयों का घमंड, उनका लालच और उनकी आखिरी उम्मीद, सब कुछ एक साथ ढह गया था। पेड़ गिरने की आवाज सुनकर दोनों भाई भागे भागे आए और उन्होंने भोला और पद्मा को कुल्हाड़ी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तो ये तुम हो भोला? तुम हमसे बदला ले रहे हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो अब कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। दोनों भाई भोला और पद्मा को पकड़कर राजा के पास ले जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि राजा का फैसला क्या होगा? क्या पद्मा की कार्रवाई को बदला माना जाएगा या अपने हक की लड़ाई? इस मामले में असली इंसाफ क्या होगा?